नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर्स में हम लोग जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, उसमें ये इम्पॉर्टेंट है। और इस करंट अफेयर्स में हम जो है केवल एक स्रोत का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि सभी महत्वपूर्ण जो है जो न्यूज़पेपर हमारे हैं, जितने भी महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर हैं, जितनी भी महत्वपूर्ण जो है साइट हैं और जितने भी महत्वपूर्ण चैनल हैं, जैसे टीवी चैनल जो है AIR हो गया, दूरदर्शन हो गया, यानी आकाशवाणी, दूरदर्शन, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। आज का पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज किन दो देशों की राजकीय यात्रा पर रवाना हो रही हैं। आज है तारीख 8 नवंबर। ठीक है, कितनी तारीख है? 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किन दो देशों की राजकीय यात्रा पे रवाना हो रही हैं? तो अंगोला और बोत्सवाना की राजकीय यात्रा पर रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति महोदय। अंगोला और बोत्सवाना ये दोनों क्या हैं? अफ्रीकी देश हैं। अंगोला और बोत्सवाना दोनों क्या हैं? अफ्रीकी देश हैं। आपके लिए इसमें एक काम है कि आप हमको बताएंगे कि ये जो दोनों अफ्रीकी देश हैं, अंगोला और बोत्सवाना, इनकी राजधानी क्या है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो इसमें देखिए, आज का जो पहला हमारा करंट अफेयर्स है, उसमें अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पे जो है राष्ट्रपति महोदया जा रही हैं, तो उसके विषय में हम और डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो और डिटेल जानकारी उसके विषय में क्या है? उसके विषय में है कि राष्ट्रपति अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको के निमंत्रण पर यात्रा के पहले चरण में अंगोला जा रही हैं। ठीक है, किसके निमंत्रण पर? जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको, ये अंगोला के राष्ट्रपति हैं। ठीक, अंगोला के ये राष्ट्रपति हैं, तो इनका नाम हमको याद रहना चाहिए। भारत और अंगोला इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? 40वीं। तो ये भी एक फैक्ट आपके काम का है। इस दौरान राष्ट्रपति 9 नवंबर को राष्ट्रपति लोरेंको के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। किस तारीख को करेंगी? 9 तारीख को करेंगी। वे 11 नवंबर को अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लेंगी। तो अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ अंगोला कब मना रहा है? तो 11 नवंबर को मना रहा है। और उसमें कौन भाग लेगा? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का अंगोला की संसद को संबोधित करने और अंगोला में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करने का भी कार्यक्रम है। तो ये भी एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट घटना हो जाती है। ठीक है, कि वहाँ की संसद को भी संबोधित करेंगी। पूछा जा सकता है कि हाल ही में राष्ट्रपति महोदया ने कहाँ की संसद को संबोधित किया है। ठीक, तो वो संसद कौन सी होगी? अंगोला होगी, अंगोला। ठीक, अंगोला की राजधानी क्या है? ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आगे इसमें क्या है कि भारत और अंगोला के बीच मैत्री और सहयोग के घनिष्ठ संबंध हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। और इस यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी। ठीक है, यानी कि 8 नवंबर को रवाना हो रही हैं, तो 8 से लेकर के 11 नवंबर तक राष्ट्रपति महोदया कहाँ रहेंगी? अंगोला में रहेंगी। और फिर 11 नवंबर को वो कहाँ जाएंगी? बोत्सवाना जाएंगी। यह यात्रा बोत्सवाना के साथ दीर्घकालिक और मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को बल देती है। ठीक है, इस दौरान बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूमा गिदोन बोकून के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। तो बोत्सवाना के राष्ट्रपति कौन हैं? ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनका नाम है ड्यूमा गिदोन बोकून। उनका बोत्सवाना की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करने और भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करने और सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्थलों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। किसका? राष्ट्रपति महोदया का। ठीक, चलिए आगे बढ़ लेते हैं।
हमारा आज का जो दूसरा करंट अफेयर्स है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में संशोधन पर चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में जरूरी संशोधन पर चिंतन शिविर का आयोजन कर रहा है और ये आयोजन कहाँ हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, इसके विषय में और जान लेते हैं कि यह शिविर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली में। मंत्रालय ने बताया कि विचार विमर्श उपभोक्ता संरक्षण ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायतों का त्वरित और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करने पर केंद्रित रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही, राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण अध्यक्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता निवारण आयोग जो है उसके अध्यक्ष कौन है, अमरेश्वर प्रताप शाही जी हैं। तो ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, एक ज़रूरी जानकारी हो जाती है। ठीक है, और क्या जानकारी है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक ऐसा कानून है जो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करता है और अनुच्छेद व्यापार प्रथाओं को, यहाँ अनुच्छेद नहीं रहेगा, अनुचित रहेगा, अनुचित व्यापार प्रथाओं को जो है बचाता है, अनुचित व्यापार प्रथाओं से हमको बचाता है। और यह अधिनियम पहले के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की जगह लेता है। तो जब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले रहा है, 2019 में आया है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके विषय में हम और जान लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 एक्चुअल में है क्या। तो यह अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है जो उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए केंद्रीय निकाय है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्यवाही कर सकता है और अनुच्छेद, यहाँ भी अनुचित रहेगा, अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दंड लगा सकता है। ठीक है, तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान हैं। मिलावटी या खतरनाक सामान बनाने या बेचने पर 3 साल की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। कितने साल की कैद का प्रावधान है, 3 साल की। कितने का जुर्माना लग सकता है, 10 लाख का। ठीक है, झूठ या भ्रामक विज्ञापन पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना और 2 साल की कैद हो सकती है। मिलावटी और खतरनाक सामान बेचने पर 3 साल की कैद, 10 लाख जुर्माना। झूठ या भ्रामक विज्ञापन करने पर 10 लाख जुर्माना, 2 साल की कैद। तो दोनों में ये डिफरेंस याद रखिएगा। और यह अधिनियम प्रभावी किस तारीख से हुआ है, तो 20 जुलाई 2020 से यह अधिनियम प्रभावी हुआ है। अगला प्रश्न आज का जो है कि राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए किस देश में ले जाया जा रहा है। ठीक है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है, हमारा दिल्ली में है। हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में है। तो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे गए हैं। ठीक, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में। तो इनको सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए किस देश में ले जाया जा रहा है, तो इनको भूटान ले जाया जा रहा है। और यह दूसरा अवसर है जब भूटान ले जाया जा रहा है। ठीक है, भूटान ले जाने का यह दूसरा अवसर है। ठीक, दूसरा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके विषय में और जान लेते हैं कि नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय में स्थापित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को आज 11 दिन की सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए भूटान ले जाया जा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले हैं या करेंगे। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार यह प्रदर्शनी थिम्पू में आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का एक हिस्सा है। वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव का आयोजन भूटान की राजधानी थिम्पू में हो रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। भूटान के जो चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक हैं, क्या नाम इनका, जिग्मे सिंगे वांगचुक, इनकी 17वीं जयंती के अवसर पर 70th, ठीक है, 17वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम या यह महोत्सव आयोजित हो रहा है।
भगवान बुद्ध के अवशेषों की यह भूटान की दूसरी यात्रा है और यह संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद का एक सहयोगात्मक प्रयास है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बौद्ध परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद, इसकी स्थापना कब की गई थी? बौद्ध परिषद कह लीजिए या बौद्ध परिसंघ कह लीजिए, इसकी स्थापना कब की गई थी? आप हमको इसको कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, तो देखिए EU जो है ये 27 देशों का एक आर्थिक संगठन है, ठीक है। EU इसको हम संक्षिप्त में बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक संगठन है और इसके साथ भारत की जो है मुक्त व्यापार समझौता यानी FTA वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अभी हाल ही में कल ये वार्ता संपन्न हुई, ठीक। तो इस महीने की 3 तारीख से शुरू हुई सप्ताह भर की वार्ता 7 नवंबर को संपन्न हो गई, यानी कि 3 से 7 नवंबर तक यह वार्ता चली है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस दौरान व्यापक, संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते पर चर्चा हुई है। इसमें वाणिज्य और उद्योग सचिव जो हैं हमारे राजेश अग्रवाल ने यूरोपीय आयोग की व्यापार महानिदेशक सुश्री सबाइन बेयंड के साथ बैठक की है। किसके साथ? सबाइन बेयंड, जो यूरोपीय आयोग की महानिदेशक हैं। दोनों पक्षों ने व्यापक और संतुलित व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है या दोहराई है, ठीक। यूरोपीय संघ के विषय में जान लेते हैं। तो EU जो है ये 27 देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक समूह है जिसका उद्देश्य है शांति, सहयोग और समृद्धि को बढ़ावा देना, ठीक है। EU कितने देशों का संगठन है? 27 देशों का संगठन है। राजनीतिक, आर्थिक एक समूह है, संगठन है। उद्देश्य है शांति और सहयोग तथा समृद्धि को बढ़ावा देना जितने इसके सदस्य देश हैं उनके बीच। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। EU की स्थापना 1992 में की गई थी। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है और मुख्य परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यूरोपीय संघ एक साझा व्यापार के रूप में काम करता है जिसमें सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही होती है। यानी जो यूरोपीय संघ के देश हैं उनके बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और लोगों की मुक्त आवाजाही हो सकती है, वीजा नहीं लगता है, ठीक। आज का हमारा 5वां करंट अफेयर्स है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII का 12वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का 12वां वार्षिक शिखर सम्मेलन मुंबई में शुरू हो रहा है संभवतः। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, मुंबई में शुरू हो रहा है। इस 2 दिवसीय यहाँ रहेगा, 2 दिवसीय, ठीक। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वैश्विक मीडिया और मनोरंजन निवेदक शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि वेब बाजार के सहयोग से आयोजित इस पहल का उद्देश्य क्या है? कंपनियों के साथ निवेश को एकीकृत करके मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग करना। तो जो 2 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है, वैश्विक मीडिया और मनोरंजन सम्मेलन, ये कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है, मुंबई में। और इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, रचनात्मकता और वाणिज्य को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग, रचनात्मकता और वाणिज्य को बढ़ावा देना। यह देश के मीडिया और मनोरंजन उद्योग का एक प्रमुख वार्षिक सम्मेलन है जो नीति निर्माताओं, उद्योग के दिग्गजों, निवेशकों और रचनात्मक नेताओं को एक मंच पे ले आता है। अगला जो आज का हमारा करंट अफेयर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पहला बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया हाल ही में? तो ये आयोजन हुआ है केरल के कोच्चि में, ठीक है। केरल के
कोच्चि में 4 से 6 नवंबर 2025 के बीच यह द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में देश की नीली अर्थव्यवस्था सहयोग को बल मिला है। विदेश मंत्रालय की पहल बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ 2024 में किया गया था। यानी कि अगर कहा जाए कि बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का आरंभ कब किया गया था, तो ये हुआ था 2024 में। ठीक है, और यह पहल क्या है, बिम्स्टेक देशों के साथ भारत के अग्रणी अनुसंधान संस्थानों को जोड़ते हुए संस्थागत सहयोग को सक्षम बनाती है। इस सम्मेलन में 50 से अधिक अनुसंधानकर्ता यहाँ योम रहेगा, 25 स्थान को जोड़ा गया है। 50 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं को 25 स्थानों से जोड़ा गया है। यह सम्मेलन समुद्री चुनौतियां, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और अनुसंधान नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री अनुसंधान और सटीक नीली अर्थव्यवस्था पहल में क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित हुई है। ठीक है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री चुनौतियों, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति और अनुसंधान नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुद्री अनुसंधान और नीली अर्थव्यवस्थाओं में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बिम्स्टेक के विषय में और जान लेते हैं डिटेल में कि बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल, बी फॉर हो जाएगा बे। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, आई फॉर इनिशिएटिव, फॉर मल्टी सेक्टर, ये एम फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड मतलब मल्टी, एस फॉर सेक्टर, टी फॉर टेक्निकल, ई फॉर इकोनॉमिक, सी फॉर कोऑपरेशन। ये इसका पूरा नाम है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसका पूरा नाम है बिम्स्टेक का। ठीक, यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मतलब 7 देशों का, 7 देशों का एक क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठन है। इसमें कौन से देश शामिल हैं, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के। ठीक है, भारत का जब मैप बनाएंगे आप ऐसे भारत का मैप बनाएंगे तो उसमें भारत कहाँ आएगा, दक्षिण एशिया में ही तो आएगा, क्योंकि एशिया ऊपर से शुरू होता है। तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का एक संगठन है ये। ठीक है, और इसमें कुल 7 देश शामिल हैं। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी बैंकॉक घोषणा से। ठीक है, यहाँ बैंकॉक रहेगा, बैंकॉक घोषणा के साथ इसकी स्थापना की गई थी। और इसके मुख्यालय की अगर बात की जाए तो बांग्लादेश के ढाका में इसका मुख्यालय है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। सदस्य देशों की बात करें तो इसमें बांग्लादेश है, भारत है, भूटान है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड इसके मुख्य सदस्य देश हैं। कौन कौन, बांग्लादेश, भारत, भूटान, ये 3 बी से हो गए, बी से बांग्लादेश, भारत, भूटान। ठीक, उसके बाद म्यांमार और नेपाल आ गए और फिर श्रीलंका और थाईलैंड है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अनुसार मेट्रो कनेक्टिविटी में भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो मेट्रो कनेक्टिविटी में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। किस स्थान पर, तीसरे स्थान पर। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी है कि मेट्रो कनेक्टिविटी के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक, ये जानकारी कब मिली, गुरुग्राम में 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि 18वां शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया है। तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है और उसमें बताया गया है कि भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है वो 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है। कितने से, 1100 किलोमीटर से अधिक,
जिसमें IRCTC से जुड़े मार्ग भी शामिल हैं। वर्तमान भूमिगत पाइपलाइन कनेक्टिविटी परियोजना के पूरा होने के बाद भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन जाएगा। अभी क्या है, तीसरे स्थान पर है। दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो जो नेटवर्क देश कौन कौन से हैं, तो पहले पे चीन है और दूसरे पे अमेरिका है। लेकिन भारत क्या करेगा, भारत जल्दी ही अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाएगा। किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। भूमिगत पाइपलाइन कनेक्टिविटी परियोजना के पूरा होने के बाद ऐसा होने की संभावना है। अगला है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार गोवा में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में कुल कितने देशों के 240 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। कुल कितने देशों के 240 फिल्में इसमें प्रदर्शित की जाएंगी, तो कुल 81 देशों की 240 फिल्मों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। और गोवा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवा में ही किया जाता है। आगे देख लेते हैं, इसका व्याख्या देख लेते हैं इसकी, कि इस कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा निर्देशित 50 से अधिक फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी जो सरकार के नारी शक्ति के दृष्टिकोण को बल प्रदान करेंगी। इस समारोह का उद्घाटन कब किया जाएगा, 20 नवंबर 2025 को। यानी इस समारोह का उद्घाटन कब होगा, 20 नवंबर 2025। यह आयोजन देश की सिनेमाई विविधता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है, तो इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे जो मतलब वो वाणिज्य उद्योग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, वाणिज्य उद्योग नहीं, हमारे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं, कौन हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, इनका नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया इनका नाम है। ये जो है इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, भाग लेने के लिए गए हैं। तो इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है कतर में। ठीक है, तो श्रम और रोजगार तथा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री डॉक्टर, यहाँ डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कतर की 3 दिन की यात्रा के दौरान दूसरे सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यही हमारे सामाजिक न्याय मंत्री भी हैं और श्रम एवं रोजगार मंत्री भी हैं। ठीक है, तो इन्होंने ही, यही हमारे खेल मंत्री भी हैं, तो इन्होंने जो है सामाजिक विकास विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर मांडविया ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को संबोधित किया और भारत का वक्तव्य दिया। उनके वक्तव्य में क्या है, उनके वक्तव्य में कतर, रूस, रोमानिया, मॉरिशस, यूरोपीय संघ के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की गई। तो कहा जाए अगर कि कतर में आयोजित विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की, तो वो देश हैं कतर, रूस, रोमानिया, मॉरिशस, EU यानी यूरोपीय संघ। ठीक, अब ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि उन्होंने बताया कि 25 करोड़ लोगों को भारत में अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है या बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। बहुआयामी, यही बयान अभी हमारी वित्त मंत्री का भी आया है, 25 करोड़, तो ये डेटा याद रखिएगा। ठीक, और सामाजिक सुरक्षा 2015 के 19% से बढ़कर 2025 में 64% हो गई। यानी कि सामाजिक सुरक्षा के तहत जो कबर था भारत में, कबर का आंकड़ा था कुल जनसंख्या का, वो 19% था। कब था भाई ये, 2015 में था। अब ये आंकड़ा 2025 में कितना प्रतिशत हो गया है, 64% हो गया है। ये आंकड़ा हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
आज का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विक्रमनाथ संदीप मेहता की खंडपीठ ने आवारा कुत्तों के बढ़ते खतरे से सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखना और राजमार्गों से आवारा मवेशियों व अन्य पशुओं को हटाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कल ही ये दिशा निर्देश आया है। न्यायालय ने पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत स्थानीय नगर निकायों में ऐसी जगह से पशुओं को नियमित रूप से उठाकर आवश्यक टीकाकरण और नसबंदी के बाद निर्धारित आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा है। ठीक है, सड़कों पर देश भर में जो इधर उधर आवारा पशु घूम रहे हैं, आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, उनसे केवल मानव जाति को ही खतरा नहीं रहता है बल्कि उन पशुओं को भी खतरा रहता है। अभी आप गाड़ी से सड़क पे जा रहे हैं, कोई पशु आपकी गाड़ी से टकरा गया तो आप तो चोटिल होंगे ही, प्लस वो पशु भी चोटिल होता है और आपको तो कोई तुरंत उठा के हॉस्पिटल भी पहुंचा देता है, लेकिन उस पशु को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई नहीं होता है, उसकी भी मृत्यु होती है। तो इस मामले में ये सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, कि पशु नियंत्रण नियम 2023 के तहत नगर निकायों से ऐसे जो है पशुओं को नियमित रूप से हटाया जाएगा, उठाया जाएगा, उनका आवश्यक टीकाकरण किया जाएगा, नसबंदी की जाएगी और उसके बाद उनको आश्रय स्थलों पर भेजने को कहा गया है। तो इसमें हमारा दोनों कथन सही हो जाता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यहाँ अदालत रहेगा। ठीक है, शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाएं। इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियमों में ढिलाई बरतने पर निराशा व्यक्त की। ठीक है, क्या बरतने पर? ढिलाई बरतने पर निराशा व्यक्त की है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा द्वारा भारतीय स्टेट बैंक बैंकिंग और अर्थव्यवस्था सम्मेलन 2025 को संबोधित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया मुंबई में। संजय मल्होत्रा जी भारत के चौथे गवर्नर हैं, 26वें गवर्नर हैं। ठीक है, इन्होंने एसबीआई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को, बैंकिंग और अर्थव्यवस्था कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस राज्य में बीएसएफ के सीमांत मुख्यालय पर 2 दिन की मैराथन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। ठीक, इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है। मुख्य मैराथन जो है रविवार को आयोजित की जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? डेनमार्क ने। अभी हाल ही में 1 साल पहले ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंध लगाया था। अब डेनमार्क ने क्या किया है? 15 साल के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि 13 से 14 साल के बच्चों के लिए डेनमार्क ने माता पिता की अनुमति से छूट भी, मतलब माता पिता की अनुमति के आधार पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल की अनुमति भी प्रदान कर दी है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और संसद में इसे व्यापक राजनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन शहरों में वाटर मेट्रो शुरू की जा रही है? तो यूपी पीसीएस और आरओ के लिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप बिल्कुल मत मिस कीजिए। वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में। ठीक है, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज में वाटर मेट्रो की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। और सबसे पहले वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई थी भारत में? तो कोच्चि में चलाई गई थी। कहाँ पे? कोच्चि में। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कोच्चि मेट्रो लिमिटेड को सहमति दे दी है और फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने का काम भी शुरू हो गया है। इन शहरों के बाद यह कंपनी दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद समेत 18 अन्य शहरों में भी वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम करेगी। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित 18 अन्य शहरों में भी वाटर मेट्रो बनाया जा रहा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में कहाँ शुरू हो रहा है? वाराणसी में शुरू हो रहा है।
अयोध्या में शुरू हो रहा है और प्रयागराज में शुरू हो रहा है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ वाटर मेट्रो शुरू होगी? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में सहित 18 अन्य शहरों में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में हिंदी रंगमंच के स्तंभ कहे जाने वाले पद्मश्री दया प्रकाश सिन्हा का निधन हो गया है। उन्हें उनके नाटक सम्राट अशोक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो दया प्रकाश सिन्हा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2021 में सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो गया है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में हुआ था। कहाँ पे? अमरोहा में, यूपी के। ठीक। तो ये 91 वर्ष के थे 1935 में। सॉरी, अमरोहा नहीं, कासगंज में हुआ था। अमरोहा कासगंज पास में ही है ना, तो मेरे दिमाग में वो चल रहा था, लेकिन इनका जन्म कासगंज में हुआ था, अमरोहा में नहीं हुआ था। इसको आप जान लीजिए। ठीक है, कासगंज, करेक्ट कर लीजिएगा, कासगंज। कासगंज जनपद में इनका जन्म हुआ था। तो दया प्रकाश सिन्हा जी के विषय में और जानकारी क्या है कि वह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तथा ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। उन्हें फिजी में भारत का प्रथम सांस्कृतिक सचिव भी नियुक्त किया गया था। कहाँ पे? फिजी में। उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, लोहिया सम्मान व हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, तो कासगंज से इनका संबंध है। किसका संबंध भाई? दया प्रकाश सिन्हा जी का, जो भारत के नाटककार थे, साहित्यकार थे, और इनको 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। और अभी हाल ही में इनको पद्मश्री भी मिला था, पद्मश्री भी मिला था, इसीलिए इनको पद्मश्री कह के संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का अंतिम प्रश्न कि मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रह सकती है? 6.8%। 6.4 से 6.8 रहने की बात कही गई थी आर्थिक समीक्षा में, और अभी बी अनंत नागेश्वरन ने चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 6.8% रहने की बात कही है। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या बताया है कि जीएसटी दरों में कटौती और आयकर राहत से आर्थिक विकास को लाभ मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता अगर हो जाता है तो आर्थिक वृद्धि को अतिरिक्त प्रोत्साहन भी मिल सकता है। जनवरी में 6.3 से 6.8% के बीच आर्थिक वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया था। 6.4 नहीं, 6.3 से 8 के बीच। तो ये डेटा याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा में जो अनुमान लगाया गया है 6.3 से 8 के बीच रहने का अनुमान। ठीक है, 2025-26 के लिए। देश की जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कितनी रही है? 7.8%। पहली तिमाही कब आएगी? जो है देश की जीडीपी की वृद्धि दर, चालू वित्त वर्ष कौन सा चल रहा है? 2025-26 चल रहा है। और 2025-26 का वित्त वर्ष कब से शुरू हुआ है? अप्रैल से शुरू हुआ है। तो अप्रैल, मई, जून, यानी अप्रैल से जून तक भारत की चालू वित्त वर्ष में वृद्धि दर 7.8% रही है। ठीक है, ये बताया है बी अनंत नागेश्वरन ने, जो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो ये आज के करंट अफेयर्स थे। आज इनको आप देखिए और अपना करंट अफेयर्स तैयार कीजिए, और मन करेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।